अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अमान देख रहे हैं। हमारे साथ इमरान रियाज खान साहब मौजूद हैं। हम इनसे आज गुफ्तगू करेंगे मौजूदा सूरत हाल पर, और कुछ सवाल जो हैं आपकी तरफ से भी आए थे, वो भी हम इमरान रियाज साहब के सामने रखेंगे। सबसे पहले हम इमरान साहब से ये क्वेश्चन करेंगे कि इमरान भाई, ये मुल्क जो है वो जमहूरियत के नाम पर कायम हुआ। हमने रो पीट कर जो है वो आइन भी बना दिया। आज पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं? निज़ाम में कितनी अभी मौजूद है या बाकी है? देखिए, मुझे जमहूरियत के ऊपर काफ़ी यकीन था, जब तक मुझे आईएसआई ने नहीं उठाया था। जब मुझे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उठाया और उठा के मुझे पे टॉर्चर किया और जिन हालात से मैं गुज़रा, तो उसके बाद मेरा यकीन जमहूरियत के ऊपर से उठ गया था। यानी ऐसा नहीं है कि मैं मुकम्मल तौर पे मायूस हूँ। मायूस तो मैं कभी भी नहीं होता, ना मैं लोगों को कहता हूँ कि वो मायूस हों। लेकिन जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, वो जमहूरी नहीं है। जमहूरियत के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है ना। एक आपके पास रूल ऑफ लॉ होता है कि कानून की हुक्मरानी होगी और जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी, जिसकी गलती नहीं होगी उसको सज़ा नहीं मिलेगी। और यहाँ पे 2 कानून नहीं हो सकते, बड़े आदमी और छोटे आदमी के लिए। सबके साथ एक जैसा सलूक होगा। तो ये तो आपका रूल ऑफ लॉ वाला मामला है, वो पाकिस्तान में कैसा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। यानी मुझे आज तक कोई अदालत बुला के ये नहीं पूछ सकी या मुझे इंसाफ नहीं दे सकी। मैंने इस मुल्क के चीफ जस्टिस से बाकायदा दरखास्त की कि आप मुझे बुलाएं और मुझे बुलाकर पूछें। मैं आपको बताता हूँ कौन उठा के ले गया था, कहाँ ले गया था, कहाँ पे रखा, कैसे टॉर्चर किया। लेकिन उन्होंने नहीं, इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी, बिल्कुल। बल्कि वो ये पूछते रहे कि इमरान रियाज कौन है। दूसरा, जमहूरियत के अंदर कुछ चीजें और होती हैं, आपको आजादी इजहार राय होती है। तो क्या पाकिस्तान में आजादी इजहार राय है? अभी मैं थोड़े दिन पहले सुन रहा था, हमारे एक दोस्त हैं मुबशर लुकमान, वो एक टीवी शो में बच्चों को बैठकर ये बता रहे थे जनाब कि अमेरिका में आप बात नहीं कर सकते यहूदियों के खिलाफ, या एंटी सेमिटिक या कोई ऐसी चीज आप नहीं कह सकते, उनकी नेशनल पॉलिसी है। ओ भाई, हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसके ऊपर तो कोई गलत बात हम करते ही नहीं है। क्या ये भी नेशनल पॉलिसी है कि बंदे चुक लो तो बोलना किसी ने नहीं? क्या ये भी नेशनल पॉलिसी है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा? क्या ये भी नेशनल पॉलिसी है कि पाकिस्तान में आजादी इजहार राय नहीं होगा? क्या ये भी नेशनल पॉलिसी है कि जो बंदा आपकी पसंदीदा पार्टी का नहीं है, जब वो कागजात नामजदगी जमा करवाने जाएगा तो उससे कागजात नामजदगी छीन लिया जाएगा? यानी आप इसको कवर नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये नेशनल इंटरेस्ट है या एक नेशनल पॉलिसी बनी हुई है, इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। और भाई, आपका आईने पाकिस्तान लिखा हुआ है। आईने पाकिस्तान के अंदर आपके कुछ राइट्स हैं। आईने पाकिस्तान ने बुनियादी इंसानी हुकूक जो है उसके अंदर वह क्लियर कर दिए गए हैं, जो तमाम पाकिस्तानियों को मिलेंगे। और जब वो नहीं मिलते, उनके ऊपर जब भी बात करते हैं तो लिबादा ओढ़ दिया जाता है। हमेशा कहा जाता है ये मुहिब वतन नहीं है जी, गद्दार है। हमेशा कहा जाता है ये कौमी मफाद के खिलाफ जा रहा है। और यार, एक दफा हमें बता दें कौमी मफाद है क्या? ये टोटल 4 बंदे हैं जो बंद कमरे में बैठ के अपना कौमी मफाद जो है वो तय कर लेते हैं। 4 बंदे बंद कमरे में बैठते हैं, अपना मफाद तय करते हैं, और बाद में जब ये बाहर निकलते हैं तो जो डॉक्यूमेंट देते हैं बाहर सारे लोगों को, उनके ऊपर कौमी मफाद लिखा हुआ होता है। मफाद इनका अपना जाती होता है। यानी जब इनका अपना मफाद है तो ये कहेंगे कि इमरान खान ने चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात तबाह बर्बाद कर दिए। लेकिन जब इनका मफाद नहीं है और आप सिर्फ इतना कह देंगे ना कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं है, तो ये कहेंगे लो जी लो, पाकिस्तान के हमसाया, पाकिस्तान के ब्रदर मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने की साजिश हो गई। ये मुहिब वतन नहीं है, ये गद्दार है। ये जनाब इस तरीके से तो पाकिस्तान में सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं। तो जमहूरियत का तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है पाकिस्तान में। और इसके लिए देखें, जो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को आप इल्जाम देंगे, भाई वो इसके बेनिफिशियरी है। दुनिया की किसी एस्टेब्लिशमेंट को इतना मौका मिलेगा तो ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही गंद मारेगी जो पाकिस्तान में मारा गया है। लेकिन पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसको मौका किसने दिया? हम लोगों ने दिया ना। मैं इसका हिस्सा रहा, मैं मानता हूं आपके सामने बैठ के। भाई, मुझे लगता था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो भी फैसला करती है वो पाकिस्तान के मफाद में करती है। बाशिर तुलुम की किताबें पढ़ के हम आए हुए थे। लेकिन हमें बड़े आसानी से और बड़ा क्लियरली समझ आ गया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सारे फैसले पाकिस्तान के मफाद में नहीं करती। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो ताकतवर और बड़े लोग होते हैं, वो पाकिस्तान के मफाद के नाम के ऊपर अपना मफाद भी हासिल करते हैं। और बहुत सारे फैसले इस बुनियाद पे होते हैं जिनका खमियाजा पाकिस्तान पिछले 70-75 साल से भुगतता चला आ रहा है। तो हम सारे ख्वाब के अंदर रह रहे थे ना।
अब ख्वाब टूटा है तो तकलीफ होती है। तो जमहूरियत पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जमहूरी पॉलिटिकल पार्टियों को लेनी पड़ेगी। अब देखें ना, इमरान खान को ये बार बार कहते हैं कि इमरान खान बेनिफिशियरी था एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात का, उसने इसका फायदा उठाया। कितनी दफा उठाया? कभी किसी ने सवाल किया? अगर इमरान खान ने फायदा उठाया तो एक दफा उठाया, और उसके बाद अगर इमरान खान दोबारा ये गलती करेगा तो पूरे पाकिस्तान को चाहिए कि इमरान खान से सवाल करें। नवाज शरीफ ने इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ आंख मचोली खेलते हुए उनको 40 साल हो गए। जैसे ही अपोजिशन में जाता है इनकलाबी बन जाता है, मुकेश के गाने सुनना शुरू कर देता है कि ना मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो किसी और ट्रैक पे चढ़ जाते हैं मियां नवाज शरीफ। जैसे ही मियां साहब को इक्तदार का मौका मिलता है, फटाफट बुरश हाथ में पकड़ के पॉलिश शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों ने बार बार कौम को धोखा दिया, इनकलाब के नाम के ऊपर, सिविलियन सुपरमेसी के नाम के ऊपर, आजादी इजहार राय के नाम के ऊपर, हकीकी जमहूरियत के नाम के ऊपर, वोट को इज्जत दो के नाम के ऊपर, खलाई मखलूक से जान छुड़ाओ के नाम के ऊपर। इन्होंने बार बार पाकिस्तानियों को धोखा दिया है। पीपल्स पार्टी ने भी यही किया पाकिस्तानियों के साथ, फजलुर रहमान साहब ने यह किया। आज एमल वली खान ने जो है वो शारे दस्तूर के ऊपर दफन कर दिया अपने दादा का नजरिया, बल्कि परदादा का, बादशाह खान का नजरिया वहां दफन कर दिया। एमल वली खान ने बेच दिया उसको, और कीमत क्या लगाई? सेनेट की एक सीट। जो बादशाह खान के नजरियात है ना, उनका एक सफा पूरी सेनेट पे भारी है, और उसने सेनेट की एक सीट के बदले में बादशाह खान का पूरा नजरिया ही बेच दिया। ये किया एमल वली खान साहब ने। तो ये लोग एक्चुअली जमहूरियत के दुश्मन और जमहूरियत के लिए गुनाहगार ये लोग हैं। देखिए, इनका स्टेक जमहूरियत में होना चाहिए ना, सियासतदानों का स्टेक जमहूरियत में होता है, पब्लिक का स्टेक जमहूरियत में होता है, मीडिया का स्टेक जमहूरियत में होता है। एस्टेब्लिशमेंट का स्टेक नहीं होता जमहूरियत में। वो वही कर रहे हैं जो उनको करना है। पूरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट को जब जब मौका मिलेगा वो यही करेंगे जो उनको करना है। वो ठीक ट्रैक पे है, हमारा ट्रैक ठीक नहीं है, हम सहूलतकार बन जाते हैं। तो आज अगर पाकिस्तान ये तहैया कर ले, यानी मैं पढ़ रहा था जिनको बाजवा साहब ने पैसा भी दिया था अमेरिका में लॉबिंग के लिए, हुसैन हक्कानी साहब मुबैना तौर पे। तो हुसैन हक्कानी साहब को मैं पढ़ रहा था, वो कहते जी इसको भूल जाए कि किसके दौर में क्या हुआ। मेरे ख्याल में सबको इकट्ठे होकर इस फस्तायत के खिलाफ खड़े होना चाहिए और इसके आगे बंद बांधना चाहिए। उस किस्म का उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। तो ठीक है ना, दिस इज द वे फॉरवर्ड। अगर आज सारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक बात के, एक एजेंडे के ऊपर एक चीज तय कर ले कि पाकिस्तान की सियासत में गैर सियासी अनासर का कभी कोई किरदार नहीं होगा, अवाम फैसला करेंगे किसकी हुकूमत बनेगी, और एस्टेब्लिशमेंट का सियासी रोल और एजेंसियों की मुदाखलत हम मुकम्मल तौर पर खत्म कर रहे हैं, तो ये विन विन सिचुएशन होगी। हो सकता है आज के लिए को सियासी नुकसान हो जाए, नवाज शरीफ हो सकता है अगला इलेक्शन हार जाए, हो सकता है 2 इलेक्शन हार जाए, लेकिन याद रखिएगा इसमें विनर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी और अल्टीमेट विनर इसका पाकिस्तान होगा। उनकी तरफ से आपको बुलाया जाता है तो आप पेश होंगे, या आप समझते हैं कि अभी भी वक्त है? नहीं शाकिर, मुझे आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। क्या आप ये पूछ रहे हैं कि अगर मुझे जस्टिस याहिया अफरीदी बुलाते हैं तो क्या मैं पेश होऊंगा या नहीं होऊंगा? आप ये पूछ रहे हैं? जो आपके साथ हुआ, जो चीजें हुई हैं, अरशद शरीफ का केस है, उस केस में भी आपको जो है वो सकता है। देखिए, मुझे अदालत बुलाएगी तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है, इंसाफ देने का सबसे बड़ा इदारा है। आपको बुलाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जो आखिरी बड़ी उम्मीद होती है वो आपकी अदालत होती है। अदालत में पेश होंगे? क्यों नहीं होगा। मैं काजी फायद ईसा की अदालत में पेश होने के लिए तैयार था, मैं वहां जाकर सच बोलने के लिए तैयार था। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आज बुलाएंगे, कल आऊंगा, जल्दी आऊंगा इंशाल्लाह। जितना टाइम मुझे पहुंचने में लगेगा बस उतना टाइम ही लगेगा मुझे, और मैं पहुंचूंगा इंशाल्लाह इस्लामाबाद, उनकी अदालत में आकर खड़ा होऊंगा। और अगर अदालत में नहीं पहुंच पाया किसी वजह से, या मुझे अगवा करने की कोशिश की गई, तो मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा जैसे आपके साथ बैठा हूं। लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा, मैं दूर नहीं हूं। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में से दूर नहीं है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, विद इन अ डे पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। जब भी जस्टिस याहिया अफरीदी बुलाएंगे और वो बुलाकर पूछेंगे और इस मसले को हल करना चाहेंगे तो मैं जरूर आऊंगा, और जो मेरा इनपुट है मैं दूंगा। हमारा मुल्क अगर इन चीजों से पाक हो सकता है तो इससे अच्छी और कौन सी बात है। आपने इंतजार पर जूता की वीडियो देखी है? क्या बतौर एक पाकिस्तानी आपके दिल को तकलीफ नहीं होती? क्या दिल फट नहीं जाता उसको देख के? यार उसके माँ बाप, उसकी वालदा होगी, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं,
आप क्या दिखा रहे हैं उन्हें? उस खानदान के जितने बच्चे हैं, आप उन्हें क्या दिखा रहे हैं? वो सरगोदा के रहने वाले हैं, उनके खानदान को, उनकी फैमिली को आप क्या दिखा रहे हैं? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखो क्या किया इनके साथ? क्या उन्हें आप बेवकूफ बना सकते हैं? एक एक बच्चा पाकिस्तान का जानता है कि इंतजार पंजूथा के साथ क्या हुआ। सबको पता है कि उसको कौन उठा के, रियासती इदारे उठाकर लेकर गए थे, जो मुझे ले गए थे, जो समी इब्राहिम साहब को ले गए थे, वही उठाकर लेकर गए हैं। जिन्होंने उसके ऊपर टॉर्चर किया था जमील फारूकी के ऊपर, वही उठाकर लेकर गए हैं। जो असद तूर को हरासा करने के लिए आते थे, वही उठाकर लेकर गए हैं। जिन्होंने मोतीउल्लाह जान को 5-6 घंटे अगवा करके मारा, वही उठाकर लेकर गए हैं। जिन्होंने इससे पहले उमर चीमा को और बहुत सारे और सहाफियों को मारा, वो वही उठाकर लेकर गए हैं ना। और कौन उठाता है इस मुल्क के अंदर? तो इंतजार पंजूथा की फैमिली को या पूरे पाकिस्तान के लोगों को क्या पैगाम दिया जा रहा है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नफरत समेट रही है। इस सिलसिले को अगर खत्म करना है तो सियासतदान समझदार लोग होते हैं, वो इस मामले को निपटा सकते हैं और इस नफरत के सिलसिले को खत्म कर सकते हैं। और देखिए, आइन में ऐसी चीजों की गुंजाइश नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं जी आइन शादी करें, कानून शादी करें, जरूरत ही नहीं है। मुझे बताया ना, कौन से कानून की शिक है जो एक बंदे को जबरी तौर पे लापता करने की इजाजत देती है? बताए ना। आप रोजाना अदालतों में जाते हैं, कभी आपने सुनी है ऐसी कोई शिक? आज हमारे दोस्त हैं, वो उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था, अमीर अब्बास साहब कोई बात कर रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया था। वो ये कह रहे थे जी अब आइन और कानून और वो तो पार्लियामेंट ने करना है। क्या जरूरत है भाई? आइन में कहां लिखा हुआ है कि बंदा जबरी तौर पे लापता कर दिया जाए? कहां लिखा है? आइन में लिखा हुआ है कि किसी शख्स को उसके साथ ये नहीं किया जाएगा जो इंतजार हुसैन पंजूथा साहब के साथ किया गया है। वो जाकर जो कादी साहब बनाकर गए मकबरा इंसानी हकूक का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, उस पर जाके पढ़ लें। उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है, क्या वो इंप्लीमेंट हो रही है पाकिस्तान में? सिर्फ दीवारों पे लिखने से इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ जो है वो देना पड़ता है। रियासत को मां के जैसा होना चाहिए। लेकिन कल हमने रियासत को एक ड्रैकुला की तरह देखा है जो अपने बच्चे खा रही है। बिल्कुल इमरान भाई, आपने ये बातें की हैं तो मुआशी बदहाली जो है वो इस वक्त इस हद तक बढ़ चुकी है कि जो पाकिस्तान का नौजवान तबका है वो पाकिस्तान छोड़ने को तरजीह दे रहा है। ज्यादातर जो ब्लूमबर्ग की अभी जो ताजा तीन रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो मैनेजर हैं, जो बैंक अकाउंट्स बैंकिंग सेक्टर के हैं, जो आईटी सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, यानी मुल्क का जो पढ़ा लिखा तबका है वो पाकिस्तान छोड़ना चाहता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये हल है कि पाकिस्तान आप छोड़ दें और पीछे जो है वो मुल्ला रह जाए, हाफिज रह जाए, या फिर जो है ये चंद लोग रह जाए? लेकिन ये कोई एक फैक्टर नहीं होता जब लोग मुल्क छोड़कर जा रहे होते हैं। हमें ना थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा शाकिर भाई। आप ये देखिए कि आपके मुल्क में जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं उनके एसेट्स कहाँ हैं? पाकिस्तान से बाहर है। आपका जो आदमी भी रिटायर होता है किसी सरकारी ओहदे से, वो कहाँ जाता है? पाकिस्तान से बाहर जाता है। ये लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि ये मुल्क रहने के लिए सेफ नहीं है और हमें सेफ मुल्कों की तरफ जाना है। कादी फायदी साहब 24 घंटे पाकिस्तान नहीं रुक सके, फौरी तौर पे पाकिस्तान छोड़कर चले गए। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जैसे पाकिस्तान से गए, अभी मरियम का इलाज जाके जो है वो बरतानिया में होगा। तो जब आपकी सारी की सारी पॉलिटिकल एलीट और आपकी जो अशराफिया है वो ये पैगाम दे रही है आपके मुल्क के रहने वाले लोगों को, नौजवानों को, कि दिस कंट्री इज नॉट सेफ, पाकिस्तान सेफ नहीं है, हमने खुद भी अपना बंदोबस्त बाहर किया हुआ है, तो फिर वो नौजवान इसको फॉलो करते हैं और वो अपना बंदोबस्त बाहर करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, जब आप इंतजार पंजूथा की तस्वीर दिखाएंगे लोगों को और इस तरह की वीडियो आप जारी करेंगे, तो इंतजार पंजूथा जो है वो एक आम पाकिस्तानी की निस्बत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी है। वो ज्यादा महफूज तस्वुर किया जाना चाहिए। वो कानून की जंग लड़ता है, अदालतों में रोजाना जाता है, वो एक मजबूत आदमी है, पाकिस्तान की एक तवाना आवाज है। अगर इंतजार पंजूथा के साथ पाकिस्तान ये कर सकता है या पाकिस्तान में ये सब कुछ हो सकता है, तो फिर पाकिस्तान का हर नौजवान ये समझता है कि वो पाकिस्तान में महफूज नहीं है। अगर उसकी अपनी एक आजाद सोच है तो फिर वो पाकिस्तान में महफूज नहीं है। नॉर्मली जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या बाशऊर लोग होते हैं या टैलेंटेड लोग होते हैं, एक्चुअली वो टैलेंट का लफ्ज यूज किया था जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि टैलेंटेड लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। तो जो लोग टैलेंटेड होते हैं वो बाशऊर होते हैं और वो आजाद ज़हन के मालिक होते हैं। तो जो आजाद ज़हन का आदमी होगा उसको जब पता चलेगा कि उसकी आज़ादी खतरे में, और अगर वो अपनी आज़ादी या आज़ाद सोच की अक्कासी करने की कोशिश करेगा,
तो उसको इंतजार हुसैन पंजूठा बना दिया जाएगा। जब ये चीजें तबातर के साथ लोग देखते हैं और वो ये देखते हैं कि जो पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के अंदर रहना चाहता है या पाकिस्तान के अंदर जीना मरना की बात करता है, वो जेल में पड़ा हुआ है, उसका खानदान पूरा जेल में पड़ा हुआ है, उसको तकलीफ पे तकलीफ दे रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें नौजवान देखते हैं तो उनके अंदर मायूसी भरती है। और कोई अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है ना लोगों की। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज खत्म कर रहे हैं, अवाम ने मैंडेट दिया किसी और को, हुकूमत कोई और आकर बैठ गई है। अब इस वजह से अवाम का ट्रस्ट नहीं है, ना पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना गैर मुल्की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं होगी तो आपके मौके कम हो जाते हैं, फिर लोग मौकों की तलाश में, नौकरियों की तलाश में भी बैरून मुल्क जाते हैं। अब इन सारे फैक्टर को जब आप जमा करते हैं तो हर आदमी अपने अपने रीजन के साथ इन चीजों को देखते हुए अपना एनालिसिस करता है और वो फैसला करता है पाकिस्तान छोड़कर जाना है। नादरा के ऊपर आपको पता है कितना लोड है, धड़ाधड़ लोग अपने पासपोर्ट बनवा रहे हैं, जितनी एम्बेसी है उनके बाहर रश लगा हुआ होता है। लोग इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, लोग वर्क परमिट लेना चाहते हैं, लोग वीजा लेना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्राइटेरिया ही बहुत सख्त कर दिया है। अब ये तो आपने वो लोग बताए जो बड़े हुनरमंद लोग हैं, जो तादाद अभी लिखी हुई है ये तो हुनरमंद लोगों की है ना, जो पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, टैलेंटेड हैं, जिनके पास अपना हुनर है, स्किल है, ये वो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो आपकी लेबर क्लास पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रही है, उनमें भी आपके माहिर कारीगर मौजूद हैं और वो भी बड़ी तादाद में जा रहे हैं। अब ये जो मिडिल क्लास है, ये किसी मुल्क का पहिया चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे लोगों का पाकिस्तान को छोड़कर जाना ये मायूसी का नेक्स्ट लेवल है जो इस मुल्क में इस वक्त फैलाया गया है। मेरे ख्याल में आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ जमहूरियत है, आगे बढ़ने का रास्ता रूल ऑफ लॉ है, आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो ये बदले की सियासत और इन चीजों को खत्म करना है और एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर से रोल खत्म करके हम आगे बढ़ सकते हैं।